नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। देश में अब सब कुछ 8 जून से खुलने जा रहा है। लॉकडाउन को खोले जाने की सबसे ज्यादा वकालत करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आमने सामने में आज हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो आमने सामने में। नमस्कार। जी जी। अच्छा अरविंद जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि देश में लॉकडाउन को खत्म करने की आपने वकालत की थी। आपने कहा था कि काम को शुरू करना पड़ेगा, अगर काम नहीं शुरू होगा तो कैसे इकोनॉमी को पटरी पर लाना पड़ेगा। फिर आपने सबसे पहले दिल्ली को भी खोल दिया, लेकिन अब देखिए हजार केस सडनली आने लगे हैं। तो क्या लगा कि ये आपका फैसला जो दिल्ली को इस तरीके से खोलने का था वो सही था? क्या करेंगे, क्योंकि प्रेशर आपके ऊपर भी बहुत आ गया होगा। अनुराधा जी, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं। आपको क्या लगता है कि कितने दिन और लॉकडाउन जारी रखना चाहिए? कितने दिन में कोरोना खत्म हो जाएगा? जी नहीं, इसकी तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। किसी को नहीं पता है, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि कोरोना कितने दिन में खत्म होगा। और जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, जब तक इसकी दवाई नहीं आएगी, तब तक कोरोना खत्म नहीं होने वाला। और ऐसे लोग अनुमान कर रहे हैं कि 6 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, लेकिन 6 महीने तो कम से कम है। 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पे लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व हैं। लोगों की नौकरियां जा रही थी, लोगों के धंधे जा रहे थे, लोगों के घर में खाने को कुछ नहीं बचा था, लोगों के पास कोई कमाई का साधन नहीं बचा था। महीना 2 महीने लोगों ने पूरा साथ दिया, पूरे देश के लोगों ने साथ दिया और लॉकडाउन का समर्थन किया। अब लोग भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे कि कब तक इसका वो करेंगे। तो अब सरकारों की जिम्मेदारी है कि एक तरफ लॉकडाउन खोलें ताकि लोगों की जिंदगियां चलना चालू हों, और दूसरी तरफ कोरोना होता है तो उसके लिए इंतजाम करें ताकि जिन लोगों को कोरोना होता है वो ठीक होकर घर चले जाएं। जी जी, लेकिन अभी देखा गया अरविंद जी कि सडनली दिल्ली में बहुत मामले बढ़ने लगे, तो लोग ये कह रहे हैं कि एक साथ खोल दिया गया, मे बी कोई एग्जिट प्लान नहीं था, इसलिए इस तरीके के मामले बढ़ने लगे। आपको क्या लगता है कि क्या कोई एग्जिट प्लान के तहत दिल्ली खोली जा सकती थी? हमने वही किया जो केंद्र सरकार के निर्देश थे। केंद्र सरकार के निर्देशों के 1% भी बाहर जाके नहीं किया। उल्टे जितना केंद्र सरकार ने कहा उससे 2% कम ही किया, ज़्यादा नहीं खोला। तो जैसे जैसे केंद्र सरकार आदेश देता जा रहा है, वैसे वैसे जब केंद्र सरकार ने कहा ये लॉकडाउन करो तो हमने लॉकडाउन किया, जब केंद्र सरकार ने कहा अब इतना खोलो तो हमने उतना खोला। हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोरोना एक नई बीमारी है, इस नई बीमारी के बारे में सब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पता। केंद्र सरकार के पास बहुत सारी एक्सपर्ट संस्थाएं हैं, तो केंद्र सरकार इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके एक्सपर्ट से बात करके जो निर्णय ले रही है उसमें हम केंद्र सरकार का पूरी तरह से साथ दे रहे हैं। अच्छा, अब जब मामले बढ़ने लगे हैं तो बॉर्डर सील करने की बात होने लगी, आपने बॉर्डर सील कर दिया। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो खुल गया, अब दिल्ली एनसीआर 1 है, उसमें अगर बॉर्डर सील कर दिया जाएगा तो फिर आवाजाही कैसे होगी? हमारा बॉर्डर सील करने का मकसद एक था कि दिल्ली के अंदर इस टाइम आप जैसे बार बार कह रही हैं कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। इन कोरोना के केसेस का इलाज करने के लिए हमें दिल्ली के अस्पतालों की ज़रूरत है। अभी कोरोना के पहले तक, मार्च तक, दिल्ली के सारे अस्पतालों में देश से कोई भी आ जाए, कहीं से भी कोई भी मरीज आ जाए पूरे देश से, सबका इलाज किया जाता था। कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे कि ये दिल्ली का है, ये दिल्ली के बाहर का है। लेकिन और कोरोना के दौरान अब दिल्ली को अपने अस्पतालों की ज़रूरत है कि दिल्ली के अस्पतालों में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लिए फिर से खोल दिए तो दिल्ली के अंदर बढ़ते हुए कोरोना के मरीजों का इंतजाम करने की व्यवस्था नहीं बचेगी, उनके लिए बेड नहीं बचेंगे, उनके लिए व्यवस्था नहीं बचेगी, तो दिल्ली वाले कहाँ जाएंगे? तो एक प्रश्न ये था कि भाई क्या दिल्ली के अस्पतालों को कोरोना के वक्त तक, मान लीजिए कोरोना 2 महीने चलता है, 3 महीने चलता है, जब तक कोरोना है, कोरोना के वक्त तक कम से कम दिल्ली के अस्पतालों को क्या दिल्ली के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये प्रश्न हमने जनता के सामने रखा था।
कल तक 7-7.5 लाख सुझाव भी आए हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं। आज या कल में इसका निर्णय लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी बॉर्डर भी खुलेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा था कि शनिवार को आप इसका डिसीजन लेंगे। आज शनिवार है, दिल्ली में सिर्फ दिल्ली सरकार के अस्पताल नहीं आज या कल में डिसीजन हो जाएगा जी। लेकिन दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी अस्पताल हैं और दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं। तो क्या आप ऐसा कुछ करेंगे कि दिल्ली में जितने भी, दिल्ली के अधिग्रहण के अंदर में, दिल्ली के परिसर में जितने भी अस्पताल हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के कोरोना पेशेंट्स ही जाएंगे? मैं अभी, जैसा मैंने कहा, चारों तरफ से सुझाव आ रहे हैं। एक हमने एक्सपर्ट्स की, डॉक्टर्स की कमेटी भी बनाई थी, उनकी भी आज रिपोर्ट आएगी। लेकिन एक सुझाव जो आया, जो मुझे अच्छा लगा, उसमें उन्होंने ये कहा भाई दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उसमें दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होना चाहिए, और जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं उसको पूरे देश के लिए खोल दीजिए। ये ठीक ठाक लगा मैं, लेकिन अभी ये नहीं कह रहा कि ये निर्णय हो गया, बिकॉज निर्णय कई लोग मिलके लेंगे, मैं अकेला नहीं लेता निर्णय। लेकिन ये सुझाव एक अच्छा लगा, बैलेंस है एक तरह से, क्योंकि दिल्ली में 10,000 बेड दिल्ली सरकार के हैं, 10,000 बेड केंद्र सरकार के हैं। तो दिल्ली सरकार के 10,000 बेड दिल्ली वालों के लिए रख देते हैं, केंद्र सरकार के सब लोगों के लिए खोल देते हैं। एक ये जी। लेकिन अरविंद जी, सवाल ये उठ रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का क्या किया जाए? प्राइवेट, दिल्ली में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो 5-5 लाख रुपए लोगों से मांग रहे हैं। वो लोगों की शक्ल देख के, उनके कपड़े देख के उनसे पैसे मांगते हैं, कहते हैं कि पहले पैसा जमा कराइए फिर एडमिशन करेंगे। तो आपने जो एक ऐप बनाया था वो भी लगता है कि वो फेल हो गया। नहीं, पहली चीज तो अनुराधा जी, मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 दिन से सारा मीडिया एक तरह से ऐप के ऊपर झपट के पड़ा है, जैसे बस ये ऐप की वजह से अब कोरोना की बीमारी फैल गई है देश के अंदर। ऐप एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी मैं आपको करेक्ट कर लूं, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूं अरविंद जी। मैं ये कहना चाह रही हूं कि आपके ऐप में बेड्स दिखाते हैं, लेकिन अस्पताल जो हैं वो रिफ्यूज कर रहे हैं। मैं तो अस्पतालों की बात करी, और खास करके दिल्ली में प्राइवेट अस्पताल भरे हुए हैं। मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। नहीं, मुझे खुशी है आपने ये प्रश्न पूछा, ये क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पहली बार देश में तो क्या दुनिया के अंदर इस किस्म की ट्रांसपेरेंसी की पहल की गई है। पहली बार एक ऐप में हमने बता दिया कि इस अस्पताल में इतने बेड खाली हैं, इतने वेंटिलेटर खाली हैं। इससे इन लोगों की, जो कुछ अस्पताल, जो बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल सही हैं, कुछ अस्पताल हैं जो बदमाशी करना चाहते थे, उनकी बदमाशी खत्म हो गई है, उनकी ब्लैक खत्म हो गई है। पहले ये अस्पताल क्या करते थे, आप जाइए उनके पास, वो कहते थे बेड नहीं है। फिर जब आप गिड़गिड़ाते थे वो कहते थे 8 लाख रुपए रख दे। एक टीवी चैनल में, लाइव टीवी चैनल के डिबेट में मैंने देखा, एंकर ने एक अस्पताल को फोन किया, अस्पताल ने कहा बेड नहीं है, एंकर गिड़गिड़ाया तो अस्पताल ने कहा अच्छा ठीक है 8 लाख रुपए ले आओ, मैं तुमको बेड दे दूंगा। अब हमने ऐप में पहली बार ये डाला है कि इस अस्पताल में इतने बेड खाली हैं और इतने ये हैं। अब ये कुछ अस्पताल बदमाशी कर रहे हैं, अभी भी उनके बेड खाली हैं, लेकिन जब पेशेंट जाता है वो उसको मना कर रहे हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अनुराधा जी, हमें 2-4 दिन और दीजिए। कल से मेरी पूरी टीम लगी हुई है, 2 ऑफिसर्स को हमने बिठाया हुआ है, एक अस्पताल के मालिक को बुलाया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि आपने इसको शुरू किया कोविड पेशेंट्स को लेना, क्यों नहीं किया? जिनकी जिन्होइन ग्रीवेंसेज हैं उनकी ग्रीवेंसेज हम सॉल्व कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पेशेंट्स तो लेने पड़ेंगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब आप बताइए, अगर आपकी कोई जेन्युइन ग्रीवेंसेज है जिसमें सरकार आपकी मदद कर सकती है, मदद करेंगे, लेकिन आपको कोविड के पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। इस तरीके की बात, जो इस सारी एक्सरसाइज के बाद जो अस्पताल, इस सारी एक्सरसाइज के बाद भी जो अस्पताल कोविड के पेशेंट्स को मना करेंगे, फिर अनुराधा जी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कैसा कह रहा हूं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों को बनाया गया था जनता की सेवा करने के लिए, अस्पतालों को बनाया था जनता का ट्रीटमेंट करने के लिए। अस्पतालों को इसलिए नहीं बनाया गया था कि बैठ के बेड्स का ब्लैक मार्केटिंग करेंगे बेड्स की। लेकिन एक और भरोसा जनता को दीजिए अरविंद जी, कि जो पहले पैसे रखवा रहे हैं उस तरीके की बातें नहीं करेंगे अस्पताल कि आप पहले पैसा रखिए और तभी आपको एडमिट करेंगे। उसके बाद वो खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। अगर आपको मैंने कह दिया कि इस अस्पताल में इतने बेड हैं, मैंने ये भी कह दिया इस अस्पताल में अगर इतने बेड दिखा रहा है चले जाना, अगर वो आपको बेड ना दे वहीं रिसेप्शन पे बैठ के मेरी हेल्पलाइन पे फोन करना, मैं वहीं आपको बेड दिलाऊंगा।
तो आप मुझे 2-4 दिन और दीजिए अनुराधा जी, इसमें अभी कई सारी इन प्राइवेट अस्पतालों की, कुछ प्राइवेट अस्पतालों का जो ये माफिया बना हुआ था, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसमें बुरी तरह से रिएक्शन है कुछ अस्पतालों का। इनके कुछ अस्पताल तो ऐसे हैं जो अपने आप को कानून के ऊपर समझते हैं। उनके सभी पार्टियों के अंदर, पुरानी पार्टियों के अंदर उनके लिंक्स हैं, बड़े बड़े नेताओं से लिंक है, वो धमकियां देते हैं। इनकी सबकी धमकियां, जो अस्पताल है उनको जनता की सेवा करनी पड़ेगी, जनता का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मेरे पास खुद मैं फोन उठाता हूं रात रात भर बैठ के, जब मेरे पास फोन आते हैं, इसको वहां पे उस अस्पताल से मना कर दिया, इसको उस अस्पताल से मना कर दिया। मैं अभी नहीं चाहता कि मैं इसको भी कैंसिल कर दूं, अस्पताल का इस लाइसेंस का भी लाइसेंस कैंसिल कर दूं। एक बार बैठ के बात करते हैं सबके साथ, अलग अलग बात कर रहे हैं, अलग अलग मालिकों को बुला के अलग अलग 10-10, 15-15 मिनट हमारी टीम बात कर रही है। जैसे एक अस्पताल आया कल, उसने कहा जी मैं कैंसर अस्पताल हूं तो मेरे यहां मत कीजिए, मेरा दूसरा अस्पताल है, दोनों में मैं कोटा कर देता हूं। हम मान गए उसकी बात। एक और अस्पताल आया, उसने अपनी कोई जेन्युइन ग्रीवेंस बताई, उसकी भी मान गए। अगर आपकी कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है, हम आपके साथ हैं। ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, किसी को ट्रीटमेंट के लिए आप मना नहीं कर सकते। ये जो चल रहा है पिछले 4-5 दिन से, जब से हमने ट्रांसपेरेंसी करी है, ये सारे छटपटा रहे हैं क्योंकि इनकी ब्लैक मार्केटिंग बंद हो गई है। बिल्कुल। और साथ में ये भी अरविंद जी कि जब अगर किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जा रही है तो बॉडी देने में के समय भी वो यही करते हैं कि पहले पैसा हमारा एक एक रख दीजिए, फिर हम कुछ करेंगे, हम बिल भी तभी बनाएंगे जब पैसा रख दिया जाए। इस तरीके की भी बातें सामने आ रही हैं। ये कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे अनुराधा जी। थोड़ा सा समय दीजिए, 2-4 दिन और दीजिए। मुझे लगता है कि इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते के अंदर इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। अच्छा, पहले इनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर सख्त एक्शन लेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए अरविंद जी कि पहले आपने टेस्टिंग पर जोर दिया था, आपने कहा था कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अब जब कोरोना बढ़ रहा है तो कह रहे हैं कि आपकी रणनीति थोड़ी बदल गई है। आप कह रहे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है उनका टेस्ट ना हो, तो लोग आप पर ये भी कह रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों? अल्टीमेटली अगर कोविड है तो कोविड है, सिम्प्टोमेटिक हो या एसिम्प्टोमेटिक हो। अनुराधा जी, आपके पास एक टेस्टिंग की सीमा है। कल ये आरोप लग रहा था कि टेस्टिंग हमने बंद कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आज सुबह 5200 सैंपल्स आए हैं। डेली हम 5 से 5,500 के बीच में सैंपल उठाते हैं। आज भी 5200 सैंपल उठे हैं। हमने कहाँ टेस्टिंग कम की, हमने कहाँ टेस्टिंग बंद की। लेकिन अब आप ये बताइए कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक मेरा मरीज है जो कि आईसीयू में है, सस्पेक्ट है, सीरियस हालत में है, और एक एसिम्प्टोमेटिक है, उसको बस थोड़ा सा वो है कि यार टेस्ट करा लेता हूँ, यार टेस्ट करा लेता हूँ। दोनों में से मेरे को किसका टेस्ट पहले करना चाहिए? जाहिर तौर पे मेरे को उनका टेस्ट करना चाहिए जो कि इस वक्त मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है लोगों की जान बचाना। किसी भी हालत में लोगों की जान बचाना वो अपनी प्रायोरिटी है। किसी के शौकिया उसके लिए कि यार चलो एक बार ही देख लेते हैं कहीं अपने को हो तो नहीं गया। बहुत सारे लोग अभी से एक खौफ है लोगों के मन में, तो बहुत सारे लोग उस खौफ की वजह से टेस्ट करा रहे हैं। अच्छा, आपकी एक केंद्र सरकार से डिमांड थी, आपने 5,000 करोड़ रुपए उनसे मांगे थे। केंद्र सरकार ने कुछ पैसे रिलीज किए, क्या आपको कुछ पैसे मिले? आपकी डिमांड पूरी हुई? नहीं, केंद्र सरकार ने अभी तक दिल्ली सरकार को जो भी कोरोना राहत के लिए पैसे दिए गए हैं बाकी राज्यों को, उसमें से केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली सरकार को भी केंद्र से कुछ मदद मिलेगी, दिल्ली के लोगों को भी मिलेगी कुछ मदद। लेकिन पहले आपने कहा था कि आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं। अब पैसे की कमी खल रही होगी दिल्ली सरकार को भी। मैंने ये सुना था कि शायद सैलरी के लिए भी आपको पैसे जोड़ने पड़ रहे हैं या सैलरी के लिए भी कम पड़ रहे हैं पैसे, तो कैसे करेंगे? क्योंकि आपकी सीमाएं हैं, आपका प्रदेश 5 साल से जब से जी 5 साल से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से दिल्ली सरकार प्रॉफिट में चल रही है। उसके पहले लॉस में चलती थी, और पूरे देश में दिल्ली सरकार अकेली सरकार है जो कि प्रॉफिट में चल रही है, बाकी सारी सरकारें लॉस में चलती हैं। लेकिन इस वक्त दिल्ली की भी वही दशा है जो बाकी पूरे देश की अन्य राज्य सरकारों की है। टैक्स आना लगभग बंद हो गया है। जैसे अप्रैल के महीने में हर साल 3-3.5 हज़ार रुपये का करोड़ का टैक्स आता था, इस साल 400 करोड़ का टैक्स आया है। तो जाहिर तौर पे एक समस्या है और उसमें हम केंद्र सरकार की मदद मांग रहे हैं।
और मुझे पूरी उम्मीद है मदद करेंगे केंद्र सरकार। क्यों नहीं मदद करेगी? केंद्र सरकार तो सभी के लिए है, सभी राज्य सरकारों के लिए है। आपने शराब की कीमतें बढ़ाई, 70% बढ़ा दिया, 70% आपने बढ़ा दिया। शुरू में तो देखा गया कि दुकानों में काफी भीड़ थी, अब क्या हुआ? क्या शराब की खपत कम होने लगी है प्रदेश में? मेरे पास लेटेस्ट आंकड़े नहीं है कि शराब की खपत कम हो रही है कि इस तरफ नहीं, मैंने आपका ध्यान नहीं दिया, टैक्स तो बढ़ा मैं होगा ना, तो आपको जवाब पता चलेगा। आधिकारिक तौर पे दे नहीं पाऊंगा। आपके टैक्स, मुझे इसका शराब के ऊपर कितना टैक्स बढ़ा या घटा मुझे इसका आइडिया नहीं है। ओवरऑल मैं पिक्चर दे सकता हूं कि अभी टैक्स के आने में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है ओवरऑल दिल्ली की जो स्थिति है, लेकिन शराब की वजह से कितना टैक्स आ रहा है मेरे पास अभी ये जानकारी नहीं है। एक और सवाल जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि शायद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे। क्या ऐसा कुछ कहीं कोई ऐसा आपका प्लान है, क्योंकि रेवेन्यू के लिए आप ऐसा कुछ करें? अभी फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो फिर आपने लोगों को फ्री बिजली, पानी, महिलाओं को बस का किराया, ये सब आपने फ्री दिया था, अब आप इनको कैसे आगे चलाएंगे अरविंद जी? इन सारी चीजें जितनी फ्री दी है ना, इन सारी चीजों का मिला के खर्चा बहुत कम है। 150 करोड़ रुपए में पूरी दिल्ली की सारी महिलाओं का बस का सफर फ्री हो गया था। तो ये जो मैं जिस चीज के ऊपर बार बार की फ्री दिया, एक्चुअली ये जनता का एंटाइटलमेंट है, जनता का ही पैसा है, जनता को वापस मिल रहा है, इसकी वजह से खर्चे बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी वैसे वैसे टैक्स भी आना चालू होगा, वैसे वैसे सरकार भी चलनी चालू होगी, लोगों की जिंदगियां भी चलनी चालू होंगी। अच्छा अरविंद जी, अब कोरोना जब से शुरू हुआ और कोविड काल में, और जब जैसे ही लॉकडाउन हुआ था तो मजदूरों की जो समस्या सामने आई थी, मजदूरों ने घर वापसी शुरू कर दी थी। आनंद विहार में लाखों मजदूर इकट्ठा हुए थे और पॉलिटिकल पार्टीज ने आपके ऊपर इल्जाम ये लगाया था कि आपने कहीं ना कहीं मजदूरों को बोला कि वो घर जाए, आपको अपनी दिल्ली से निकालना था लोगों को। इस तरीके के इल्जामात उस समय आपके पास लगे थे आपके ऊपर। क्या आपको लगता है कि उस समय उनकी हैंडलिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई? मतलब मैंने कहा कि तुम लोग घर जाओ और सारे आनंद विहार इकट्ठे हो गए, तो वो जो बॉम्बे में इकट्ठे हुए थे उनको भी मैंने कहा था, वो बेंगलोर में इकट्ठे हुए थे उनको भी मैंने कहा था, वो पूरे देश भर में जो इकट्ठे हुए थे उनको भी मैंने कहा था। कैसी बातें करते हैं ये लोग, उलट सुलट। ऐसे मौके पे कोरोना का जब महामारी फैली हुई है, ऐसे मौके पे भी ये लोग इतनी गंदी राजनीति करते हैं। लेकिन लोग जाना चाहते थे, लोग अपने घर जाना चाहते थे, प्रवासी लोग पूरे देश भर में अपने घर जाना चाहते थे। लेकिन माइग्रेंट लेबरर्स के मामले में आपको लगता है कि पूरे देश से एक चूक हो गई, हमें पहले इंतजाम करना चाहिए था? मे बी हमें लॉकडाउन, मैं मानता हूँ टाइमिंग की चूक हुई है। हमें उनको भेजना ही था, अल्टीमेटली भी भेजा ही, 1 महीना पहले भेज देते, बेचारों को इतनी तकलीफ नहीं होती। उनके लिए 1 महीने बाद भी ट्रेन लगाई, अगर 1 महीने पहले भेज देते तो बेचारे इतने किलोमीटर चलना नहीं पड़ता बहुत सारे मजदूरों को। जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो प्रोसेस था लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, उसको 4, 2, 3, 1 होना चाहिए था, 4, 3, 2, 1 होना चाहिए था? कि शुरू में हम माइग्रेंट्स को घर भेज देते? जी नहीं, वो तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी को रिवर्स करना है। अपना अनलॉकिंग का पूरा सिस्टम अलग हो सकता है, लॉकिंग का सिस्टम अलग हो सकता है, दोनों का एक दूसरे से कोई ज़रूरी नहीं कि उसी सीरीज़ के अंदर खुलने की ज़रूरत है। लेकिन अब तो काफ़ी संख्या में माइग्रेंट्स अपने अपने घर चले गए हैं, काफ़ी ट्रेन्स लगा दी गई थी, काफ़ी इंतजामात किए गए थे। अब तो खोल दिया था केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकारों ने भी काफ़ी खोल दिया था। जी, अब तो उनके आने का वक्त हो रहा है, तो क्या कोई स्पेशल इंतजाम दिल्ली सरकार करेगी कि जो माइग्रेंट लेबरर्स वापस आ रहे हैं उनको फिर से क्वारंटाइन किया जाए, क्योंकि वो अपने अपने गांव से वापस आ रहे हैं, हो सकता है वहां से अब लेके फिर से कोरोना आए, जिस तरीके से दिल्ली खुल रही है? अभी तुरंत तो नहीं आ रहे, अभी देखते हैं जैसे जैसे, अभी तो पूरी तरह से इकोनॉमी खुली भी नहीं है, जैसे जैसे इकोनॉमी खुलेगी और जब वो आना चाहेंगे उस वक्त कोरोना की क्या स्थिति होगी उसको देखते हुए आगे कदम उठाए जाएंगे। जी अरविंद जी, एक और सवाल लोगों से जुड़ा हुआ कि कुछ प्रदेश जो हैं
जैसे कर्नाटक है, उन्होंने कहा है कि हम स्कूल्स को खोलेंगे। तो दिल्ली में आपको क्या लगता है कि दिल्ली के स्कूल्स जो हैं वो कब तक खुलने के लिए तैयार होंगे? केंद्र सरकार ने जो अभी गाइडलाइंस भेजी हैं उसके हिसाब से जुलाई के महीने में स्कूलों को खोलने पे विचार किया जा सकता है। इस दौरान हमारे शिक्षा मंत्री जो मनीष सिसोदिया जी हैं वो भी सभी प्रिंसिपल्स और सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और क्या सिस्टम होंगे, अगर स्कूल खोले गए तो कैसे सिस्टम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी, उन सारी चीज़ों पे काम चल रहा है। लेकिन जुलाई या जुलाई के बाद ही होगा, जुलाई तक तो अभी जून में तो नहीं खुल रहे। जी जी। एक और सवाल है, वो भी लोगों से जुड़ा, कि दिल्ली के जो व्यापारी हैं वो भी बहुत परेशान रहे क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, बिजली के खर्चे हैं, क्या करें। वो कह रहे हैं कि हमें कुछ तो सरकार करे कि कुछ माफ़ी मिले, क्योंकि जो 21 लाख करोड़ का पैकेज आया था वो एक रिफॉर्म ओरिएंटेड पैकेज है, उसमें इमीडिएटली किसी को कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो जो व्यापारी है वो अपने बिजनेस को कैसे फिर से शुरू करे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, क्योंकि अगर इकोनॉमी को वापस पटरी पर आना है तो व्यापारियों को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की ज़रूरत है। दोनों चीज़ें हैं व्यापारियों के लिए। अगर तो अभी भी मार्केट खुल जाएं और सारे ग्राहक सामान लेने के लिए, अभी मार्केट तो खुल गए हैं, मार्केट खोल दिए गए हैं, लेकिन मार्केट में कोई भी ग्राहक नहीं दिखाई देता, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं, कोई आता नहीं है, कुछ बिक नहीं रहा है माल उनका। तो एक वो समस्या है उनकी। और दूसरी समस्या ये है कि शॉर्ट टर्म में अगर उनको किसी तरह की केंद्र सरकार से मदद मिल जाती, आपने बिल्कुल सही कहा, ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज था ये मोस्टली रिफॉर्म ओरिएंटेड है और इसमें डायरेक्ट बेनिफिट किसी भी तबके को नहीं मिल रहा। तो अगर कुछ 50% डायरेक्ट बेनिफिट होता और 50% रिफॉर्म ओरिएंटेड होता तो शायद इस पैकेज को हम एक कंप्लीट पैकेज बोल सकते थे। जी, लेकिन जो व्यापारी हैं उनकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है अरविंद जी, वो ये है कि चाहे वो दिल्ली के अंदर एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, सब किराए बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, और वो एजेंसीज जो हैं वो किराए कहाँ, वो बेचारा व्यापारी कहाँ से किराया देगा? जब कमाएगा तब तो किराया देगा। मैं सहमत हूँ आपसे, केवल किराए का नहीं, बिजली की समस्या है, किराए की समस्या है, मैन पावर की समस्या है। हर व्यापारी की अपनी फिक्स्ड कॉस्ट्स होती हैं, माल बिके या ना बिके वो वाले खर्चे तो उसे करने हैं, लेकिन अब 3 महीने से माल नहीं बिका तो वो खर्चे बेचारा कहाँ से लाएगा। ऐसे समय में अगर अभी भी अगर उसकी सामान की बिक्री होना चालू हो जाए तो कम से कम उसको एक आशा की किरण नज़र आएगी, लेकिन अभी भी सामान की बिक्री उसकी चालू हुई नहीं है, इकनॉमी अभी भी पटरी पे आई नहीं है, अभी थोड़ा और समय लगेगा। ये सभी व्यापारियों के मन के अंदर अभी थोड़ी सी परेशानी है। तो आपकी कुछ करेगी, आपकी सरकार कुछ उनके लिए करेगी, जो खास करके दिल्ली के जो व्यापारी हैं, जो दिल्ली के अंदर है, जो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं? काश मैं कर पाता अनुराधा जी, काश मैं कर पाता, क्योंकि पैसे की इतनी कमी है इस टाइम दिल्ली सरकार के पास कि अभी इस वक्त हम डायरेक्ट बेनिफिट किसी को भी देने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, एक और जो मसला था अरविंद जी, वो था कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के, कि उसके ऊपर भी अभी कंफ्यूजन रहा। शुरू में कहा गया कि वो सही है, उससे लोग ठीक हो रहे हैं, फिर उसके बाद अब आईसीएमआर ने कह दिया कि वो ठीक नहीं है। तो आपने भी उसको इंडोर्स किया था, उस थेरेपी को, किसी एक वक्त में। क्या लगता है कि वो थेरेपी ने काम, मतलब दैट वाज नॉट अ राइट थिंग? नहीं, ऐसा नहीं है, वो ट्रायल स्टेज पे था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसका फेज़ 2 ट्रायल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, उसकी फाइंडिंग्स हमने केंद्र सरकार को सबमिट कर दी, उसके नतीजे फेज़ 2 के काफ़ी अच्छे आए हैं। उन नतीजों के बेसिस पे हमें फेज़ 3 ट्रायल का पिछले हफ्ते परमिशन मिल गया है, और फेज़ 3 ट्रायल उसमें हमें अब 200 पेशेंट्स का, अभी हमने 20 पेशेंट्स का किया था, अब हमें 200 पेशेंट्स पे इसको ट्राई करना है। तो वो ट्रायल अब अगले हफ्ते से चालू होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले उसमें हमने 20 पेशेंट्स की जान बचाई थी, इसमें हम 200 से ज़्यादा पेशेंट्स की जान बचा पाएंगे। अच्छा, अब चलते चलते एक सवाल केंद्र सरकार पे, जो जिस तरीके का, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से पूरे कोरोना संकट को, कोविड-19 को हैंडल किया, वो सही था या कुछ और रास्ता अपना सकते थे, कुछ और कर सकते थे? देखिए, कोई भी हैंडलिंग पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बोला जा सकता है। ये कोरोना एक नया वायरस था,
मार्च के महीने में जब हम लोगों ने लॉकडाउन हुआ अपने देश में, तो किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। बहुत सारे लोग कहते थे कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाएगी तो कोरोना चला जाएगा। सबको ये उम्मीद थी कि शायद मई जून की जब गर्मी पड़ेगी तो कोरोना नहीं बचेगा, लेकिन कोरोना तो है। तो ऐसे में जब सब कुछ अनिश्चित था, कुछ भी नहीं पता था कि कोरोना कैसे बिहेव करेगा, ऐसे में कमियां निकालना बड़ा आसान है। मेरा ये मानना है कि ऐसी महामारी के दौरान सभी राजनीति से ऊपर उठ के, सभी पार्टी की दलगत राजनीति से ऊपर उठ के अपने को सबको एक टीम की तरह काम करना है। उसी स्पिरिट में आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार का पूरा सहयोग किया। हमने कहीं कोई राजनीति नहीं की, जो केंद्र सरकार की डायरेक्शन आई उस पे हमने अमल किया। जी आपने देखा होगा राहुल गांधी का ट्वीट, उन्होंने जो वो बार बार ये कह रहे हैं, और काफ़ी लोग खास करके इकोनॉमिस्ट भी जिनसे राहुल गांधी भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अलग तरीके से हैंडल किया जा सकता था इस क्राइसिस को। तो ये जो पार्टी पॉलिटिक्स जो हो रही है वो सही है क्या? आप भी ऑपोजिशन में है, कांग्रेस भी ऑपोजिशन में है, तो क्या आप कांग्रेस को कुछ कहना चाहेंगे, राहुल गांधी को कुछ कहना चाहेंगे? मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सबको जो अपने तरीके से ठीक लग रहा है सब अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन उनका इस टाइम अनुराधा जी, मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी केवल एक ही है, मेरे दिल्ली के लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाना, उनको ठीक से स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना, उनके लिए अस्पतालों का इंतजाम करना, किसी को किसी तरह से परेशानी ना हो। ये मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ी, सबसे कठिन दौर गुजर रहा है इस वक्त दुनिया का। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते इस वक्त मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, मैं किसी राजनीति में नहीं पड़ना चाहता, किसी के साथ में तू मैं नहीं करना चाहता, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता। इस वक्त मैंने अपने सारी पार्टी के लोगों को भी कहा हुआ है, कोई नहीं लड़ेगा, केवल और केवल जनता की सेवा करो। जो बीमार है उसको अस्पताल ले जाओ, जो भूखा है उसको खाना खिलाओ। जी, अरविंद केजरीवाल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आमने सामने में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।